हे गाइस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ये हमारा सेकंड पार्ट होगा और हम जहाँ तक कल देख चुके थे उसके आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये सेकंड पार्ट ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हम इसकी इंडिपेंडेंस के बारे में डिस्कशन कर चुके थे और बहुत सारे पॉइंट्स थे, जैसे कि सैलरीज, अलाउंसेस, चेयरमैन एलिजिबल फिर नहीं होंगे फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए, मेंबर यूपीएससी के एलिजिबल होंगे सिर्फ चेयरमैन बनने के लिए, और ये फिर से रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये सब बातें हमने पिछले पार्ट तक कंप्लीट कर ली थी। अब हम देखते हैं कि किन आर्टिकल्स के माध्यम से हम ये डिफाइन करते हैं कि जो मेंबर्स हैं जो एक बार ऑफिस होल्ड कर रहे हैं वो दोबारा उस ऑफिस के लिए एलिजिबल होंगे अथवा नहीं होंगे। इसकी जानकारी मिलती है हमें आर्टिकल 319 से, जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेंबर जो एक बार कमीशन का मेंबर बन चुका है और एक बार उसका टेन्योर कंप्लीट हो जाए तो वह दोबारा उस मेंबर मतलब उस पद के लिए दोबारा नियुक्त नहीं हो सकता। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो क्या फंक्शंस हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण फंक्शन है कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। मतलब जितनी भी भारत में जितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं उनके एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने का काम यूपीएससी का ही होता है, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज इंक्लूडिंग सेंट्रल सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज फॉर यूनियन एंड टेरिटरीज़। हम जानते हैं कि यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं उनको भी सेंट्रल ही रूल करते हैं, मतलब सेंट्रल से ही उनकी कार्य व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी व्यवस्थाएं हैं वो चलती हैं। तो हम देखेंगे कि ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड पब्लिक सर्विसेज फॉर यूनियन टेरिटरीज़, ये सभी यूपीएससी ही डील करते हैं। ऑर्गेनाइज जॉइंट पीएससी बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। कई बार आवश्यकता होती है या स्टेट्स खुद डिमांड करते हैं तो रिक्वेस्टेड बाय द स्टेट्स की रिक्वेस्ट पर यूपीएससी जॉइंट पीएससी को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सर्व ऑल और एनी ऑफ द नीड ऑफ स्टेट। अगर ये रिक्वेस्ट करें, कोई भी स्टेट रिक्वेस्ट करता है और प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूवल मिल जाता है तो यूपीएससी किसी एक स्टेट या तमाम जितने भी स्टेट हैं भारत के तमाम राज्यों के लिए किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान कर सकता है, बशर्ते प्रेसिडेंट से उसकी अनुमति प्राप्त हो। कमीशन से कुछ बिंदु हैं जिन पर कंसल्टेशन या विचार विमर्श किया जाता है, जैसे रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। जितने भी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड रिक्रूटमेंट्स हैं उन सभी के लिए यूपीएससी से कंसल्टेशन किया जाता है। अपॉइंटमेंट, नियुक्तियां, प्रमोशन, पदोन्नति एंड ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर। जब भी किसी सिविल सर्वेंट का अपॉइंटमेंट होना होता है या उनकी पदोन्नति होनी होती है या उनको उनकी एक सेवा से किसी दूसरी सेवा में ट्रांसफ़र किया जाता है तो यह सभी भी यूपीएससी ही डील करता है। और डिसिप्लिनरी मैटर्स, जितने भी डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं, अनुशासनात्मक महत्व के बिंदु हैं, उन पर भी यूपीएससी से ही डिस्कशन किया जाता है। जैसे सेंसर, मतलब जो आप नौकरी पर या जिस पद पर हैं उसको उस जॉब को रोक देना। विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स, जो पद पर रहते हुए आपको इंक्रीमेंट्स लगते हैं, जो आपके सैलरी में इंक्रीमेंट्स लगते हैं, बढ़ते हैं, वो रोक देना। प्रमोशन, पदोन्नति होना। डिमोशन, आपको आपके पद से किसी नीचे वाले पद पर ट्रांसफ़र कर देना, मतलब डिमोट कर देना। कंपलसरी रिटायरमेंट, कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि लोगों को कंपलसरी रिटायरमेंट का भी सहारा लेना पड़ता है, उससे रिलेटेड जो भी डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं वो यूपीएससी ही डील करता है। रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज। रिमूवल का मतलब है कि उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया, जिस भी पर्सन को रिमूव किया गया है उसको फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। लेकिन अगर डिसमिसल फ्रॉम सर्विसेज से रिलेटेड का कुछ काम होता है तो वह पर्सन दोबारा उस एम्प्लॉयमेंट के लिए, इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए डिसमिस हो जाता है, मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और पेंशन फॉर इंजरी सस्टेन्ड अंडर ड्यूटी। कोई भी व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए किसी प्रकार की इंजरी, किसी प्रकार की चोट जिससे वो कोई काम करने में अक्षम हो जाए या अपनी ड्यूटी को निभाने में अक्षम हो जाए, तो इन सभी मैटर्स के बारे में, जो पेंशन्स हैं या कुछ जो भी अन्य मैटर्स हैं, उन सभी के बारे में यूपीएससी से डिस्कशन किया जाता है। टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट और रेगुलराइजेशन ऑफ अपॉइंटमेंट। किन्हीं परिस्थितियों में अगर किसी ऑफिसर का टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट किया जाता है या फिर किसी टेम्प्रेरी अपॉइंट पर्सन को रेगुलराइज किया जाता है तो इससे रिलेटेड भी इसके संदर्भ में भी यूपीएससी से डिस्कशन किया जाता है। ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज। कई बार कुछ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स होते हैं जिनका कार्यकाल बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही अच्छा होता है, तो आवश्यकता पड़ने पर गवर्नमेंट उनकी सर्विसेज को एक्सटेंड कर देती है या फिर उनको रीअपॉइंट कर लेती है कि उनसे, उनके अनुभव से देश की सुव्यवस्था को और अच्छे ढंग से चलाया जा सके। इसी को देखते हुए अगर कोई एक्सटेंशन से रिलेटेड रूल्स हैं या डिस्कशंस हैं वो भी यूपीएससी के माध्यम से किए जाते हैं।
अदर मैटर्स रिलेटेड टू पर्सनल मैनेजमेंट, मतलब ये सभी किसी व्यक्तिगत ऑफिसर के ही मैनेजमेंट से रिलेटेड मैटर्स हैं, तो इनके अतिरिक्त भी कोई ऐसा मैटर जो किसी ऑफिसर के पर्सनल मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो वह सभी भी यूपीएससी से ही डिस्कस किया जाता है। ऑल प्रोविजंस आर डायरेक्टरी एंड नॉट मैंडेटरी, जो भी प्रोविजंस या जो भी आउटपुट इससे निकल के आएगा वो मैंडेटरी नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो यूपीएससी से डिस्कस कर सकती है, अन्यथा अपने बिहाफ में स्वयं भी निर्णय ले सकती है। जुरिडिक्शन ऑफ यूपीएससी कैन बी एक्सटेंडेड बाय एन एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट, जो भी यूपीएससी का जुरिडिक्शन है या न्याय क्षेत्र है उसको पार्लियामेंट के किसी भी एक एक्ट के माध्यम से परिवर्तित या बढ़ाया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि इतने सब फंक्शंस के बाद भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य होंगे जैसे कि रिपोर्ट। तो आप जब कोई भी काम करते हो, जैसे हम पूरे साल स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो अंततः हमारा एक फाइनल एग्ज़ाम होता है या हमारी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है। तो यूपीएससी के साल भर के तमाम कार्यों की एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है जिसको हम अंडर आर्टिकल 323 में पढ़ते हैं। तो यूपीएससी प्रेजेंट्स एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, यूपीएससी अपने साल भर का जो लेखा जोखा है वो प्रेसिडेंट के सामने प्रस्तुत करता है। प्रेसिडेंट लेड इट बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को, इस पूरी जानकारी को दोनों हाउस जो कि पार्लियामेंट के दोनों सदन हैं, संसद के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सम्मुख इसको प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी इंडिविजुअल मिनिस्ट्री, कोई भी एक मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के पास कोई भी पावर नहीं होती कि वो यूपीएससी की एडवाइस को डिसओबे कर सके या इग्नोर कर सके, जबकि गवर्नमेंट चाहे कलेक्टिवली तो यूपीएससी की एडवाइस को इग्नोर कर सकती है या मानने से इनकार कर सकती है। अब लिमिटेशंस की बात करें तो यूपीएससी के साथ कौन से लिमिटेशंस जुड़े हुए हैं। रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट में, नियुक्तियों में जो भी रिजर्वेशन होते हैं, जो भी आरक्षण होते हैं, उनके विषय में यूपीएससी से कोई डिस्कशन नहीं किया जाता। या यूपीएससी के इस वास्ट जो भी पावर्स हैं और जो भी इनके इन्फ्लुएंसेस हैं उसके थोड़ा सा इसको कमज़ोर बना देता है। और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकग्राउंड क्लास, बैकवर्ड क्लास सिटीजन, और किसी भी प्रकार की कोई पोस्ट जिस का जो रिजर्वेशन हो या निर्धारण हो किसी बैकवर्ड क्लास सिटीजन का, इसके विषय में यूपीएससी से डिस्कशन नहीं किया जाता। अगर हम बात करें कि क्लेम्स ऑफ SC/STs अपॉइंटमेंट इन सर्विस एंड पोस्ट, मतलब जो भी SC/ST कैटेगरी के लोग हैं या जो भी इस पॉपुलेशन है, उनके जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्लेम्स होते हैं उनके विषय में यूपीएससी से किसी भी प्रकार के शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं, ना ही उनकी सर्विस कंडीशन से, ना ही उनके पोस्ट से रिलेटेड। सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ कमीशन एंड ग्रुप C&D सर्विसेज, यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके पास अपने ही मेंबर्स का चयन करने की शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं, और ना ही वो ग्रुप C या ग्रुप D की सर्विसेज को लेकर किसी भी प्रकार के नियम या हस्तक्षेप कर सकती है या उसकी दायरे में वो नहीं आता है। टेम्परेरी और ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट्स, मतलब कभी कभी टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स करने होते हैं, लाइकली टू होल्ड पोस्ट ऑफ मोर देन अ ईयर। तो इसके संदर्भ में जब 1 साल से अधिक के लिए भी कोई पोस्ट को होल्ड करना होता है तो यूपीएससी के पास किसी प्रकार की शक्तियाँ नहीं होती या उनसे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया जाता, या उनके डिस्कशन को, अगर उनसे डिस्कशन होता है तो ज़रूरी नहीं कि उनके डिस्कशन को ओबे किया जाए या फॉलो किया जाए। हम रोल की बात करते हैं तो यूपीएससी का बहुत ही बृहद और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, इसको हम कहते हैं वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम। हम जानते हैं कि जब हम सर्विसेज की बात करें तो हमने इंडिया के लिए सर्विसेज को ABCD 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो यूपीएससी आमतौर पर सर्वोच्च जो पद हैं भारत के, उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो यह मेरिट सिस्टम, मतलब जो स्तरीकरण है, बौद्धिक स्तरीकरण या अकादमिक स्तरीकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की या मेरिट, उसके लिए यह बहुत अच्छे वॉचडॉग की तरह वर्क करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप A एंड ग्रुप B एडवाइजरी रोल, ऑल इंडिया सर्विसेज का अपॉइंटमेंट हो या सेंट्रल सर्विसेज का अपॉइंटमेंट हो, यहाँ तक कि ग्रुप B तक के, ग्रुप A और ग्रुप B तक के अपॉइंटमेंट्स के लिए एडवाइजरी रोल यूपीएससी का होता है। सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, यह केंद्र की एक नियुक्ति की एजेंसी है, लेकिन डू नॉट कंडक्ट ट्रेनिंग, लेकिन ये किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग कंडक्ट नहीं कराती। अब बात आती है कि फिर ट्रेनिंग कंडक्ट कौन कराता है। तो ट्रेनिंग है कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, अ सेंट्रल पर्सनल एजेंसी ऑफ इंडिया, मतलब ट्रेनिंग का कंडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के माध्यम से होता है, जो कि मध्य प्रदेश, जो कि इंडिया की एक सेंट्रल पर्सनल ट्रेनिंग एजेंसी है। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपार्टिंग फ्रॉम रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन, गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अगर वो यूपीएससी के द्वारा दिए गए किसी भी रिकमेंडेशन को डिपार्ट करती है या मानने से इनकार करती है।
मतलब अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी करती है तो गवर्नमेंट को पुख्ता वजहों के साथ अपने आप को प्रस्तुत करना होता है कि किन वजहों से गवर्नमेंट ने उस जो भी सजेशन था जो कि उन्होंने यूपीएससी का नहीं माना, तो किन वजहों से उसको इग्नोर किया है। मतलब किसी भी यूपीएससी के रिकमेंडेशन को आप बिना वजह के इग्नोर नहीं कर सकते। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो अभी फ़िलहाल ही 1964 में अस्तित्व में आया, और इसने यूपीएससी के रोल को डिसिप्लिनरी मतलब अनुशासनात्मक जो बिंदु हैं उन पर, जो अनुशासनात्मक मैटर है उस पर इनने काफ़ी इफ़ेक्ट किया है। अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये 1964 में आया, लेकिन ये दोनों ही सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और यूपीएससी जो डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं, डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं, वो सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ जब लेने की आवश्यकता हो, ये दोनों ही एक ही बिंदु पर काम करते हैं। लेकिन हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो अक्सर प्रॉब्लम तभी आती है कि जब आपके विचार, आपका मत एक ना हो, तो वैन बोथ द बॉडी टेंडर कन्फ्लिक्ट एडवाइस, मतलब एक यूपीएससी की एडवाइस अलग हो और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की एडवाइस अलग हो। लेकिन इसका भी समाधान इस प्रकार है कि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है, तो यह सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ऊपर थोड़ा सा अपना प्रभाव रखती है, क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के माध्यम से और एक स्टेटरी बॉडी है जो कि अक्टूबर 2000 मतलब एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के माध्यम से अस्तित्व में आया, और बाद में यह एक स्टेटरी बॉडी बन गई जो कि अस्तित्व में आई है अक्टूबर 2003 से। अब हम बात करते हैं कि किन आर्टिकल्स में यूपीएससी से रिलेटेड क्या प्रावधान है, और यह भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह कहाँ से कहाँ तक है, तो यह है 315 से लेके 323 तक। सबसे पहले 315 को समझते हैं तो पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स, मतलब एक पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य के लिए और केंद्र के लिए होगा, मतलब प्रत्येक राज्य के लिए और केंद्र के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। फिर आर्टिकल 316 अपॉइंटमेंट एंड टेंडर्स ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स, जो अपॉइंटमेंट्स हैं और टर्म ऑफ ऑफिस हैं मेंबर्स के, वो भी डिफ़ाइन किए गए हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 316 में मिलता है। आर्टिकल 317 में देखें तो रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, कि किस प्रकार से जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को रिमूव किया जाता है या सस्पेंड किया जाता है, इसकी जानकारी आर्टिकल 317 में मिलती है। आर्टिकल 318 पावर्स टू मेक रेगुलेशन एज टू कंडक्ट ऑफ सर्विसेज ऑफ मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन, मतलब जो रेगुलेशंस होंगे कि किन कंडीशंस में जो यूपीएससी की सर्विसेज हैं या जो किस कंडीशंस में जो स्टाफ हैं कमीशन के, उनके पास क्या रेगुलेशंस होंगे, क्या पावर्स होंगी। अगर हम 319 की बात करें तो प्रोहिबिशन एज टू द होल्डिंग ऑफ ऑफिस बाय मेंबर्स ऑफ कमीशंस ऑन सीजिंग टू बी सच मेंबर, मतलब जब किसी भी कमीशन के मेंबर का कार्यकाल समाप्त हो जाए या उनको उस पद पर उनका कार्य समाप्त हो जाए तो उनको दोबारा उसी ऑफिस में दूसरे टेन्योर के लिए नहीं रखा जा सकता, या वो दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकते उसी ऑफिस में उसी पद पर। 320 में बताया गया है कि फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, जितने भी कर्तव्य, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शंस हैं, उसको हम 320 में समझ सकते हैं। 321 में हमें जानकारी मिलती है पावर्स टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। हमने जाना कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शंस हैं उनको पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन के, पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू बढ़ाया या एक्सटेंड किया जा सकता है। 322 में देखते हैं तो एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के माध्यम से चार्ज की जाती हैं। कहने का तात्पर्य कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी खर्चे हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाले जाते हैं, और इसकी जानकारी हमें 322 में मिलती है। 323 रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन अपने कार्यों का एक लेखा जोखा जो कि साल भर में वो करते हैं, प्रेसिडेंट को सुपुर्द करते हैं, और प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट के मतलब सदन के दोनों सदनों में, पार्लियामेंट के दोनों सदनों में रखते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि 315 से लेकर 323 तक पब्लिक सर्विस कमीशन के तमाम आर्टिकल्स में तमाम जानकारियाँ मिलती हैं, और हम यहाँ से उसकी पावर्स एंड फंक्शंस एंड एक्सटेंशन, नंबर ऑफ़ मेंबर्स, टर्म ऑफ ऑफिस, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो यह था एक फाइनल लेक्चर पब्लिक सर्विस कमीशन के विषय में। आगे और भी लेक्चर होंगे जो भी अपडेट्स या करंट अफेयर्स होंगे उससे रिलेटेड, पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े हुए। और आप इस लेक्चर को पसंद करते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप स्क्रीन पे दिए और डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है लिंक, तो इस टेलीग्राम ग्रुप पर जाएं और इस संबंधित पूरे लेक्चर की PDF आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसको प्लीज़ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।